प्लीज आप लोग अपना अनम्यूट पे रखेंगे और मैं चाहता हूँ आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ओके, सेशन के दौरान। हाँ जी, अभी भी प्रिया, रियाज, संदीप को टाइम लग रहा है, आलोक को टाइम लग रहा है। आलोक, हाँ जी, रविकेश कुमार, रोहित बंसल, प्रियंका यादव, फहीम अहमद, रियाज मोहम्मद, संदीप रावत। चलिए, दिव्या आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। कंटेंट नजर आ रहा है आप लोगों को। हम कुछ चीजें पहले कवर कर चुके थे, आज हम नई चीजें कवर कर रहे हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं मेंबरशिप। देखिए, अगर हम बात करते हैं वेदर आई एम ऑडिबल, वेदर द स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. You ओके are ओके, audible and ऑडिबल। क्या लोकेश you जी are ज्वाइन visible. कर चुके हैं। अब मेरे को लगता है सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस सेशन का लुत्फ वैसे लोकेश जी उठाते हैं ज्यादातर, हाँ। या तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम कंपनी लॉ की बात करते हैं या कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम शेयर होल्डर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का क्या कहलाता है, टेक्निकली हम उसको बोलते हैं मेंबर। अब बात ये है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। तो अगर आप किसी के शेयर्स खरीदते हो, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस कंपनी के क्या बन जाते हो, मेंबर बन। अब हर एक कंपनी को, अगर आपके पास किसी क्लाइंट की, मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपकी आपके पास कोई क्लाइंट है, वो कंपनी फॉर्म के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, एज पर कंपनीज एक्ट हर एक कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। देखिए, मैं जितनी भी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो थ्योरेटिकल तो है, पर आपको इधर उसमें आ जा से भाई, इधर आ जा, पीछे आ जा। आप लोगों मत को कनेक्ट कर, आवाज नहीं आएगी। आप लोगों को उसमें से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ढूंढना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब कि आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि हम क्लाइंट के लिए, ये प्रोविजन बना हुआ है, हम क्लाइंट अपने क्लाइंट को कैसे परसुएट कर सकते हैं कि ये काम करा ले, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने क्लाइंट को परसुएट करेंगे कि वो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाता है वो आप बनाएंगे उसके बिहाफ पर, एंड यू विल चार्ज अ फीस। तो मैं आपको बताता हूँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज रूल्स के अंदर दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। उसके अंदर मेंबर का नाम आता है, मेंबर का एड्रेस आता है, मेंबर की कम्युनिकेशन डिटेल्स आती हैं, और मेंबर के पास कितने शेयर्स हैं वो। अब आप एक बात बताइए, मेरा आप लोगों से सवाल, ठीक है, प्लीज ट्राई करिएगा, अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता हूँ मैं उसका मेंबर बन जाता हूँ, नहीं बन जाता। रविकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ, जरूर करना। एक 3 बार मरंगा आया किया है, उसका पैसा आप ठीक है। दिव्या जी प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, कि अगर मैं किसी कंपनी का, यस, अगर शेयर खरीदता हूँ तो क्या मैं उसका मेंबर बन जाता हूँ। हाँ, मैं उस कंपनी का मेंबर बन जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाया, और डीमेट अकाउंट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ। मैंने खरीद लिया, एक कंपनी है बर्गर किंग। बर्गर किंग कौन सी कंपनी चला रही है, बर्गर किंग का शेयर खरीदने के लिए आपको बर्गर किंग का शेयर इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का क्या खरीदना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा। अब मैंने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का 106 रुपए का शेयर था, मैंने 100 शेयर खरीद लिए 10,600 रुपए के। आप बताओ, क्या मैं कंपनी का मेंबर बन गया या नहीं बन गया। हाँ जी, क्या मैं कंपनी का मेंबर बन गया या नहीं बन गया, ये बताओ। बन गया। तो क्या मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा।
हाँ जी, कितने लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने कंपनी का शेयर खरीद लिया, मेरा नाम अब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा होगा या नहीं? सुंदरलाल मेहता जी कह रहे हैं, मतलब लोकेश जी कह रहे हैं नहीं। ठीक है लोकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि सर अभी तो डीमेटेरियलाइज होता है तो वो एनएसडीएल के पास पड़ा रहता है हमारा शेयर। अच्छा मान लीजिए मेरे को 1 साल हो गया कंपनी का शेयर खरीदे हुए, तब? हाँ तब उसकी तब हो जाएंगे। अब मैं क्योंकि आपको बताता हूँ, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आप डीमैट अकाउंट खुलवा के खरीद सकते हैं, जिनकी ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी पर होती है, उनके अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपका नाम, शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता। अच्छा। ठीक है, उस केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कंपनी क्या करती है। ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान बता रहा हूँ जो कि किताबों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो कि एक अलग से एक्ट है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसकी समरी बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर एक एक्ट है डिपोजिटरीज एक्ट, डिपोजिटरीज एक्ट 1996। ये डिपोजिटरीज एक्ट क्यों बना? और पहले होती थी ऑफलाइन ट्रेडिंग। पहले कैसे होती थी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग? रिंग में ट्रेडिंग होती थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रिंग होती थी, वहां पे ट्रेडिंग होती थी ऑफलाइन, लोग जाके डील करते थे बाय और सेल की। अब क्या हो गया, सारा का सारा वर्चुअल हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब क्या होता है, एनएससी और बीएससी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, उनके सर्वर जहां पे रिंग थी वहां पे उनका सर्वर रख दिया गया। अब उस सर्वर के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो क्या किया गया, डिपॉजिटरीज एक्ट इसलिए लेकर आया गया, जैसे आज आप अपने बैंक में पैसे रखते हैं और आपने मुझे पैसा कुछ पे करना है, तो आप क्या करोगे, आप यूपीआई के थ्रू पे कर दोगे। अगर आप यूपीआई के थ्रू मुझे 10,000 रुपए पे करते हो, तो आप बताइए क्या मेरे पास फिजिकल करेंसी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। कुछ डिजिटल एंट्रीज थी जो आपके बैंक अकाउंट में थी, वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। एक डिजिटल बैलेंस आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही मनी के लिए बैंक्स होते हैं और शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए बैंक्स का नाम होता है डिपॉजिटरीज। सिक्योरिटीज के लिए जो बैंक बनाए गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स और सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, ऐसे बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज। हमारे देश के अंदर दो डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल और एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब क्या होता है, हर एक कंपनी जब शेयर इशू करती है जो कि लिस्टेड है, जो कि कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज पे है, वो क्या करती है, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में, देखो हर सेकंड शेयर बेचा खरीदा जा सकता है, तो हर सेकंड शेयर होल्डर चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का ना एक एजेंट होता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनका एक एजेंट होता है जो कि शेयर्स की परचेज और सेल, कौन कंपनी का शेयर होल्डर है, कौन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, उस सब का ध्यान रखने वाला उस इंसान को बोलते हैं आरटीए, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, या आप इसको बोल सकते हो शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी सारे के सारे शेयर्स अपने आरटीए को बोल देती है कि मेरे सारे के सारे शेयर्स एक बैंक के नाम पे कर दे। वो बैंक का नाम है एनएसजीएल और सीडीएसएल। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे शेयर्स एनएसजीएल को दे देती है। तो बताओ कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आ रहा होगा, एनएसजीएल और सीडीएसएल का? एनएसजीएल का और सीडीएसएल का नाम आ रहा होगा। अब एनएसजीएल और सीडीएसएल के एजेंट्स होते हैं जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, जो कि ब्रोकर्स होते हैं। ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये ब्रोकर डीमेट अकाउंट देते हैं इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर अपना डीमेट अकाउंट यहां पे खुलवाता है, किसके पास, ब्रोकर के पास। ब्रोकर किसके एजेंट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल के, इनको बोलते हैं, ब्रोकर्स को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो मेरा नाम नहीं होगा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, किसका नाम होगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल का। तो सीडीएसएल एनएसडीएल लीगल ओनर है और मैं क्या हूं, बेनिफिशियल ओनर। मैं क्या हूं,
बेनिफिशियल ओनर। मेरा नाम किसके रिकॉर्ड्स में आ रहा होगा? मेरा नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा होगा, मेरा नाम रिकॉर्ड्स में आ रहा होगा किसके? सीडीएसएल और एनएसडीएल के। बात आ गई समझ में? अब जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं या ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, उनके अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम आएगा। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर आप काम किसका पकड़ सकते हो। लिस्टेड कंपनीज का काम पकड़ना इतना इजी नहीं है। आपको अच्छा पैसा कहां मिलेगा? अगर आप प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करते हो। ज्यादातर ये फील्ड किसने पकड़ रखी है? कंपनी सेक्रेटरीज ने पकड़ रखी है। पर मैं ये नहीं कहता कोई भी फील्ड किसी प्रोफेशनल के लिए बनती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले काम नहीं कर पाता, अकाउंटेंट उससे अच्छा कमा लेता है। तो मैं आपको कहता हूं आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, यस। तो आप सभी सर्च करेंगे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर किस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कंपनी का मेंबर बनना है तो मेंबर किस तरीके से बनना जाता है। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो बताइए कौन से ऐसे 2 डॉक्यूमेंट है जो बनाने पड़ते हैं हमें, आरओसी के पास जमा कराने पड़ते हैं? 2 डॉक्यूमेंट का नाम बताइए। हाँ जी, ऐसे कौन से 2 डॉक्यूमेंट है? वो अभय जी का आंसर आ चुका है और प्रमोदनी और दिव्या जी का, और लोकेश जी ने ओरल आंसर दे दिया है। शुभम जी यस, आलोक जी और ज्योति जी यस, प्रवीण। सो एमओए और रुपेश भी ठीक कह रहे हैं, एमओए और एओए बनाए जाते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक छठा क्लॉज होता है, उसका नाम बता दो बस मुझे फटाफट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक छठा क्लॉज होता है, उसका नाम क्या है? छठा क्लॉज? कैप्टन नहीं क्लॉज। जी, कैपिटल क्लॉज नहीं होता जी, कैपिटल क्लॉज नहीं होता, वो 5वां होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मेंबर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है और उसको हम एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। उसमें आखिरी के अंदर लिखा होता है कि हम इस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं और हम इस कंपनी को आगे जाके चलाएंगे। वो एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके अंदर वो शपथ लेते हैं कि हम इस कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं। तो आपको बताता हूँ, जब कोई शपथ लेता है किसी कंपनी के अंदर कि हम एक कंपनी बना रहे हैं और एमओए के लास्ट क्लॉज के अंदर, 6th क्लॉज के अंदर अगर कोई साइन करता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए 7 और ओपीसी के अंदर 1। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई अपना साइन करता है, जो जो लोग क्या करते हैं कंपनी के अंदर साइन करते हैं कंपनी बनाते वक्त एमओए के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर। दूसरा, कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है किसी को, तब आप मेंबर बन सकते हो। मान लो जी ऐसा है, लोकेश जी के पास शेयर है और वो रुपेश जी को ट्रांसफर कर देते हैं, बेच देते हैं, तो रुपेश जी मेंबर बन जाएंगे, लोकेश जी मेंबरशिप से हट जाएंगे। अब मान लो ऐसा है कि मान लो मेरे पास आरबीए कंपनी के शेयर्स हैं और दुर्घटनावश मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे जो लीगल हायर्स हैं, मेरे बताओ लीगल हायर्स कौन होंगे? है तो फैमिली मेंबर कोई भी। हाँ, फैमिली मेंबर्स में कौन? लीगल हायर्स में कौन? फैमिली मेंबर में मम्मी पापा। मतलब पेरेंट्स हो गए, हाँ जी। स्पाउस हो गई, चिल्ड्रंस हो गए। नहीं, मेरे स्पाउस नहीं है ना, मेरे स्पाउस और चिल्ड्रन नहीं है लोकेश जी, आपके हैं, मेरे नहीं है ना। तो मेरे केस में मेरे केस में क्या होगा? मेरे पेरेंट्स सबसे पहले आएंगे, या मैंने किसी को नॉमिनी बना रखा होगा। बिल्कुल ठीक जवाब आया है प्रियंका का, कि सबसे पहले हक मिलता है नॉमिनी को। अब नॉमिनी अगर मैंने अपने पड़ोसी को भी बना रखा है तो सबसे पहले हक उसका आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने नॉमिनेशन नहीं डाल रखा तो फिर देखा जाएगा कि कौन, अगर जो शादीशुदा है उसकी बीवी और उसके बच्चों का हक पहले आता है, पेरेंट्स का बाद में आता है। ठीक है, डाइवोर्स के केस में अगर डाइवोर्स चल रहा है तो उस केस में पेरेंट्स का हक पहले आ जाता है। ठीक है, तो लीगल हायर्स को किस लिए मिल रहे हैं? किसी की डेथ होने की वजह से किसी को शेयर मिलते हैं, उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। वहां पे इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने आप शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। मान लो स्टार्टर सीएफओ में क्लाइंट आता है आपके पास, वो बोला जी मेरे को कंपनी बनानी है। आपने बोला भाई कैसी कंपनी बनानी है? वो बोला जी मेरे को एक पब्लिक कंपनी बनानी है, आगे जाके आईपीओ लेकर आना है, ठीक है, और वैल्यूएशन का काम भी मैं आपको ही सौंपूंगा। तो आप लोग खुश हो गए। अब क्या हुआ, वैल्यूएशन वाले खुश हो गए। अब क्या हुआ कि आपने उससे बोला कि भाई हमें कितने मेंबर्स चाहिए बताओ, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? 7। 7। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो बोला जी मेरे तो 5 ही फैमिली मेंबर हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा 15 साल का है, एक 17 साल का है, और मैं हूं, मेरा भाई है, उसकी वाइफ है, मेरे पिताजी हैं, तो हम 5 मेजर हैं, 2 माइनर हैं। तो बताओ क्या क्या आप उनकी पब्लिक कंपनी खोल सकते हो? आप एक बताओ, माइनर को क्या मेंबर बना सकते हो? नो, पार्टनर है। बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लोकेश जी को याद आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बोले हाँ, ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया था और सीएमए फाउंडेशन में पढ़ाया गया था कि माइनर माइनर हैव नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थी। वहां लिखा था प्रोवाइडेड दैट। तो वहां पे प्रोविजो ये गिवन था कि माइनर को आप कोई चीज दे सकते हो। मान लो लोकेश जी आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर माइनर को आप मान लो अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहते हो या कुछ पैसे दान करना चाहते हो, वो तो कर सकते हो। तो आप माइनर को मेंबर बना सकते हो, प्रोवाइडेड वो जो शेयर आप उसको दोगे, मेंबर को मेंबरशिप दोगे, उसके नाम पे जो भी शेयर्स किए जाएंगे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि पार्टली पेड अप में आगे कंपनी के पास राइट आ जाता है कॉल मंगवाने का, और कॉल मंगवाने का इसका मतलब वो माइनर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि उसको कॉल पे करनी है। तो माइनर को आप लायबिलिटी नहीं ट्रांसफर कर सकते, माइनर को आप क्या कर सकते हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो आप उसको मेंबर बना सकते हो। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है वो अपने बच्चों के साथ मिलके कंपनी खोलना चाहता है तो आप उसकी खुलवा सकते हो, ठीक है। तो आप उसके बच्चों को भी, जो माइनर है उसके घर में, उनको भी मेंबर बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है, क्या आप, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, क्या आप उसको मेंबर बना सकते हो? यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकती है किसी कंपनी का। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? यस, पार्टनरशिप फर्म, ट्रेड यूनियन, ठीक है, भी बन सकती है। यस, क्या पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? देखो मैं आपको यहां पर एक एक्सेप्शन बता देता हूं। क्या पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ, इन दोनों की इन दोनों की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, याद रखना। पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ, इन दोनों की अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए ये दोनों कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। इसका मतलब आप पार्टनरशिप फर्म के नाम पर किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, आप एचयूएफ के नाम पे किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। याद रहेगा आप लोगों को। पर कोई माइनर, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ट्रेड यूनियन और कंपनी शेयर्स खरीद सकती हैं दूसरी कंपनी के। याद रहेगा आप लोगों को। यस। अच्छा, एक और चीज, क्या शेयर्स जॉइंट ओनरशिप में खरीदे जा सकते हैं? हाँ, आप जॉइंट ओनरशिप में शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ खरीदना चाह रहे हैं मिलके शेयर्स, तो हाँ वो जॉइंट जॉइंट होल्डर्स खरीद सकते हैं। अच्छा, आप एक बताइए, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते? हम ये पढ़ चुके हैं ना। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुज, ज्योति, अजय, प्रिया, प्रवीण, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब मान लो मैंने और लोकेश जी ने मिलकर शेयर्स खरीद लिए, 500 शेयर्स खरीद लिए किसी प्राइवेट कंपनी के, तो बताओ हम कितने मेंबर काउंट होंगे? 2 मेंबर। नो, हम एक ही मेंबर काउंट होंगे।
ओके, दोनों ने अलग अलग किया। लोकेश जी आप लड़के तो नहीं आए घर से? नहीं सर। आज आपका लेडी लक काम नहीं कर रहा ना सर? कहने का मतलब लेडी लक काम नहीं कर रहा सर आज आप। ये है, आपने अपनी वाइफ को कुछ दिलाने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं सर। ठीक है, ये है। सो हम एक ही काउंट करेंगे, एक मेंबर काउंट करेंगे। मान लो हमने 4-5 दोस्तों ने मिलके एक साथ एक साथ कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदे, तब भी हम एक ही माने जाएंगे, ठीक है? तो जॉइंट होल्डर्स को हम एक ही काउंट करते हैं। फिर एक और चीज, क्या फॉरेनर शेयर खरीद सकता है, बताइए? फॉरेनर, क्यों नहीं? क्या कोई फॉरेनर हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंपनी का शेयर खरीद सकता है? यस, खरीद सकता है। पर मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, एनआरआई आया, और वो बोला जी हमें हमें क्या कहते हैं, शेयर्स खरीदने हैं इंडियन कंपनी के, ठीक है? तो अब ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जैसे क्या होता है कि अ, जो आप वैल्यूएशन का काम करते हो, ठीक है, आगे जाके आप अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करोगे ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ना स्कोप बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऐसा भी है कि मान लो कुछ लोग बाहर से इंडिया में पैसा लाना चाहते हैं, तो आप उनको ना तरह तरह की एडवाइस प्रोवाइड करोगे कि यार देखो आपके पास जीएसटी की इम्प्लीकेशन ये होगी, इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन ये होगी, प्लस आपको पता है ये जो अपने बैंक्स नहीं है, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन चेज, और क्या कहते हैं क्रेडिट स्विस, ये सारे के सारे नॉर्मल बैंकिंग से नहीं कमा रहे, ये अंधा पैसा कमा रहे कैसे? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखो, ये बैंक्स लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देने का काम नहीं करते, इसके अलावा सारे काम करते हैं। इसका मतलब सारी की सारी कंसल्टेंसी का काम करते हैं। मान लो किसी इन्वेस्टर को इंडिया में आना है, और वो इंडिया में पैसा कैसे लेकर आए, इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन सी कंपनी खरीदे या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये सारा का सारा गाइड करते हैं। अब मान लो कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में कंपनी बनाना चाहता है, उसको लग रहा है इंडिया में स्कोप अच्छी है, तो क्या वो एक किसी इंडियन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन सकता है? बन सकता है, पर आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे देश के अंदर एक कानून है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसमें आपको बहुत सारी रेगुलेशंस दे रखी है कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट के रिलेटेड। तो आपको वहां पर देखना है कि क्या आप फेमा को कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं भी आपको यहाँ पर पूरा फेमा नहीं पढ़ा सकता, पर मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। विद इन दोज लिमिट्स, विद इन, आपको बताता हूँ, एक सर्टिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर पैसा इंडिया में आता है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है? याद रहेगा। अच्छा, क्या मैं किसी एप्पल कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ? एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ? हाँ। मैं शेयर्स खरीद सकता हूं, पर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। फैमा के अंदर एक लिमिट दे रखी है कि एक साल के अंदर आप इतने इतने डॉलर्स की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फॉरेन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा की करनी है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है? तो आप हमेशा याद रखना, आपको फैमा की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि देखो, अगर आपका कोई क्लाइंट बोलता है कि क्या मेरे को क्या कहते हैं इंडियन कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि हाँ भाई तू पैसा ले आ इंडिया में, पर आप याद रखना, एक तो उसको एनआरई एनआरओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, दूसरा फैमा की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, और वो आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपको वो स्पेसिफिक रेगुलेशंस मिल जाएगी। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि फैमा की रेगुलेशन होती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स खरीद सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ खरीद सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स खरीद सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी खरीद सकता है, ठीक है? इवन, यस, दे कैन। और जनरली क्या वो खरीदते हैं? हाँ, जितनी भी पीएसयूज हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेक रहती है। नेक्स्ट आता है कि क्या कोई इनसॉल्वेंट इंसान, ठीक है, शेयर खरीद सकता है? इंस्टॉलमेंट तो नहीं खरीद सकता। क्या एक इनसॉल्वेंट इंसान शेयर्स खरीद सकता है? मान लीजिए कि ऐसा है कि अ, जो
यस, जैनेश है। मान लो जैनेश जो है उसके पास एसेट्स हैं 80 लाख रुपए के, पर उसने कर्जे ले रखे हैं 2 करोड़ रुपए के। बताओ दिवालिया है या नहीं है? बताओ दिवालिया है या नहीं है? अरे दिवालिया इंसॉल्वेंट है या नहीं है? उसके पास 2 करोड़ रुपए के कर्जे हैं और 80 लाख रुपए के एसेट्स हैं। ठीक है, आप बताइए क्या दिवालिया है या नहीं है? है। मैं आपको बताता हूं क्या ये बैंक करप्ट है? आप बताओ क्या ये बैंक करप्ट है? क्या जैनेश बैंक करप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट है? कोई बताना चाहेगा इंसॉल्वेंट और बैंक करप्सी में फर्क क्या होता है? आंसर नहीं आ रहे। गूगल भी दे रखा है लोगों के पास, गूगल भी चला सकते हैं, पर एफर्ट ही नहीं करने हैं। जैनेश के पास लाइबिलिटीज हैं 2 करोड़ रुपए की, एसेट्स है 80 लाख रुपए के। आप बताओ क्या इंसॉल्वेंट है या नहीं है? आप पहली बार सुन रहे हो क्या इंसॉल्वेंट? बैंक्रप्सी है पहली से। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी तक जैनेश क्या है? इंसॉल्वेंट है। अगर मान लो लोकेश जी ने 50 लाख रुपए लेने थे किससे? जैनेश से। तो आप बताओ क्या लोकेश जी का पैसा डूब गया नहीं डूब गया? पूरा नहीं डूबा, पर आप ये बताइए उसके पास है 80 लाख रुपए, पर देने हैं लोगों के 2 करोड़ रुपए, क्या पूरे पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? जब कोई इंसान पूरे पैसे नहीं उतार पाता, हम उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। मानते हो ये बात? यस। जब उसकी एबिलिटी नहीं होती, औकात नहीं होती, हैसियत नहीं होती अपने कर्जे उतारने की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। मान लो सुंदरलाल मेहता जी के पास लाइबिलिटीज हैं 2 करोड़ की, ठीक है, पर एसेट्स हैं 10 करोड़ के, पर नियत नहीं है इनकी। पैसा है, नियत नहीं है, तो बताओ इंसॉल्वेंट है? नो। बोल रहे क्या कर लेगा मेरा, ठीक है, मैं नहीं दे रहा पैसा। अब आप एक बताइए, नियत 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 किसी की अच्छी हो या बुरी हो, उससे इंसॉल्वेंसी नहीं बनती। इंसान की औकात देखी जाती है कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। बात आती है समझ में इतनी? यस। औकात से पता चलती है। अब बात यहां पर ये आती है कि बैंक करप्ट कोई कब कहलाता है? मान लो ऐसा लग रहा है कि जैनेश को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर लूंगा और उसके पास 20 करोड़ रुपए है, वो 20 करोड़ भी मेरे हो जाएंगे। तब तो बताओ, अभी शादी होने वाली है, आप बताओ, वो लड़की ने बोला 20 करोड़ रुपए मैं इसके नाम कर दूंगी। अब आप एक बात बताओ, जैनेश के पास एसेट्स कितने के हो जाएंगे? 20 करोड़ 80 लाख। और कर्जे कितने के हैं? 2 करोड़ के। तो बताओ क्या अब उतर जाएंगे नहीं उतर जाएंगे? पर शादी होने से पहले ही लोकेश जी ने केस कर दिया कोर्ट में कि जैनेश क्या है? इंसॉल्वेंट है। जैनेश क्या है? इंसॉल्वेंट है, और मेरे पैसे दो। मैं आपको बताता हूं, जब कोई इंसान दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट एक सिचुएशन होती है जब इंसान के एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, कर्जे ज्यादा है, एसेट्स कम है। ये एक सिचुएशन है। पर अगर मैंने उस इंसॉल्वेंट इंसान से पैसे लेने हैं, तो मैं डायरेक्टली उसको नहीं कह सकता कि अपने एसेट्स बेच। मुझे अपना हक अदा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। मान लो रोहिणी कोर्ट के अंदर हमने केस लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस लगा दिया कि जैनेश हमारे पैसे नहीं दे रहा। तो अगर अब क्या होगा? रोहिणी कोर्ट बुलाएगा, समन भेजेगा, किसको नोटिस भेजेगा? किसको? जैनेश को। जैनेश को भेजेगा, जैनेश आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है और आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे ऐसे पता चला है कि आपने किसी के पैसे देने हैं। कोई कहता है जी आपके पास एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। या तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट पहले शोकोज नोटिस भेजेगा। अब जैनेश से पूछा जाएगा, जैनेश आपके पास जितने जितने एसेट्स हैं वो बता दो और लाइबिलिटीज बता दो। तो जैनेश अपने रिकॉर्ड्स लेकर आएगा। मान लो जैनेश अगर ये प्रूफ कर दिया कि जी मेरी लाइबिलिटीज हैं 40 लाख और मेरे एसेट्स हैं 2.5 करोड़ के, तो वो छूट जाएगा, है ना? अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि सही में पता चला कि इनके लाइबिलिटीज है जैनेश की 2 करोड़ 20 लाख और एसेट्स है 70 लाख रुपए के, तो जैनेश को कोर्ट क्या बोलेगा? जैनेश को कोर्ट कहेगा कि तू इंसॉल्वेंट है। अब कोर्ट कह रहा है तू इंसॉल्वेंट है, तो जब कोर्ट डिक्लेयर कर देता है किसी को
insolvent, that person becomes the bankrupt. तो bankrupt इंसान तब कहलाता है जब he is declared insolvent by the court of law. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर यही केस किसका हो, कंपनी का, मान लो कोई कंपनी है वो डूब जाती है और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कहां जाती है, एनसीएलटी में. कहां जाती है, एनसीएलटी में. तो एनसीएलटी क्या करता है, एनसीएलटी सुलह कराने की कोशिश करता है. अब एक नया कानून आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. उसमें एनसीएलटी कोशिश करता है कि 180 दिन के अंदर, उसमें एक प्रोफेशनल अपॉइंट होता है. मैं अब आपको बताता हूँ 3 डिग्री करने का बहुत फायदा है, सीए, सीएस और सीएमए. लोकेश जी आपको कितने साल हो गए सीएमए बने हुए? 2 साल 2.5 साल. 2.5 साल हो गए. आज से 7.5 साल बाद आप एक एग्जाम दे सकते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, और आप बन सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. अपने जो अक्षय सर हैं और अभिषेक सर हैं, उन दोनों को 10 साल से ऊपर हो गए. वो अगर एक एग्जाम दे देंगे, एमसीक्यू एग्जाम होता है, बड़ा इजी सा एग्जाम होता है, ठीक है, अगर वो एक एग्जाम दे देंगे तो वो बन जाएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. अब एनसीएलटी क्या करेगा, इनको अपॉइंट करेगा और इनको कहेगा 180 दिन के अंदर सुलह करा लो. उस सुलह कराने को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन. अगर वो 180 दिन के अंदर सुलह नहीं हुई तो किसको अपॉइंट किया जाएगा, लिक्विडेटर. और लिक्विडेटर भी कौन होता है, सीए, सीएस, सीएमए, जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो आईबीबीआई का एग्जाम क्लियर कर लेगा. तो वो क्या करेगा, वो कंपनी के एसेट्स बेचेगा और लायबिलिटीज चुका देगा. बात आती है समझ में? पर लेकिन अगर कोई जैनेश जैसा इंसान है जो कंपनी नहीं है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और कोर्ट उसको कहता है तू बैंक करप्ट है, तो उसके केस में लिक्विडेटर नहीं आता. उसके केस में सरकार और कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जो लिक्विडेटर की तरह होता है, पर उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर. क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर. हाँ, याद रहेगा. तो क्या एक इंसॉल्वेंट शेयर खरीद सकता है? हाँ, जैनेश इंसॉल्वेंट होकर भी शेयर खरीद सकता है, पर उसके शेयर्स पे हक किसका होगा, मेरा. अरे ऑफिशियल रिसीवर का. ऑफिशियल रिसीवर. जो लिक्विडेटर आता है ना उसका होगा. अब वो डिसाइड करेगा कि शेयर्स का क्या किया जाए. यस, बात आती है समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, मेंबरशिप पे हम और बात नहीं करेंगे. यस, तो मैंने आपको बता दिया था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया जाता है. प्लीज आप एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा. ये कंपनी रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है और सेक्शन 88 है जो क्या कहता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनना चाहिए. ठीक है, और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है बताइए, MGT 1. आप लोगों ने AOC 4 और MGT 7 तो भरे होंगे, MGT 14, MGT 7, AOC 4. ऐसे ही MGT 1 किसका है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या क्या आता है, मेंबर का नाम आएगा, कब वो मेंबर बना, कब वो मेंबरशिप छूटी, मान लो कोई छोड़ के जा रहा है तो वो कब छोड़ के गया. ठीक है, अगर मान लो कोई कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी है, तो अगर मेंबर ने कोई गारंटी दी है वो आ जाएगी. ठीक है, एंड अदर डिटेल्स आ जाएगी. नेक्स्ट आ जाओ, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिटर्न्स की. हम किसकी बात करेंगे, रिटर्न्स की. ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये एक और चीज बताई थी कि जो कंपनी लिस्टेड है क्या उनको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है, हाँ, पर उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम आता है बताओ, उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो. ना 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 ना, डिपॉजिटरी का नाम आएगा. किसका नाम आता है, डिपॉजिटरी का नाम आता है. बताया तो था मैंने, एनएसडीएल और सीडीएसएल का नाम आएगा. एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या करेगा, बन जाएगा लीगल ओनर, बिकॉज लीगली नाम किसका आ रहा है, एनएसडीएल और सीडीएसएल का. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उसके लीगल ओनर नहीं हो, आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो. ठीक है, आपको कैसे पता कि आप शेयर होल्डर हो, लॉ कहता है कि जिसका नाम भी सीडीएसएल और एनएसडीएल के रिकॉर्ड्स में आ रहा होगा, उनके रजिस्टर में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में, उसको हम मेंबर मान के चलेंगे. अच्छा, मेरा आप लोगों से एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर मैं आज के जमाने में, आज वैसे मार्केट खुली हुई है ना, स्टॉक मार्केट आज खुली है, आज स्पेशल सैटरडे सेशन था, खुली हुई है। 1 घंटे के लिए सुबह, हाँ आज खुली है, आज स्पेशल सेशन था सुबह 9:15 से 10:15
और अभी 11 बजे के आसपास भी खुलेगी। हाँ, और आज रिकॉर्ड हाई हुआ है। आज तक निफ्टी और सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर है। एक वो सर, चलो कोई नहीं। आप पूछो पूछो। अरे नहीं, वो इससे हटके था हाँ मतलब। हाँ, हटके ही पूछो, मैं हटके ही पढ़ाता हूँ और हटके ही पूछो आप। अच्छा, इंडेक्स निफ्टी जो होता है हाँ, वो बेनिफिशियल है? देखो मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो, ये इन सवालों के जवाब ना ऐसे होते हैं, लोग पता है क्या कहते हैं, अगर आइडिया नहीं है तो लोग कह देंगे हाँ खरीद लो जी। ठीक है सर, मैं आपको कहता हूं कि आप किसी इंडेक्स को खरीदने से बेटर, अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं ये नहीं कहता स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जिनका ये मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है वो गलत है। क्योंकि देखो, आप लोग वैल्यूएशन करते हो, किसी कंपनी की जो वैल्यू है ना वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एक होती है फंडामेंटल, सही में कंपनी क्या कर रही है। दूसरा, जो लोग आपस में ना स्पेकुलेशन कर लेते हैं, सट्टेबाजी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, उसका शेयर ना बहुत ऊपर जा रहा है। पिछले 1-2 साल में वो 4 गुना 5 गुना हो गया। पर अगर मैं फंडामेंटली अगर कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम्स में जाके देखूं तो वो खाली पड़े हुए हैं। तो वो ऊपर कैसे जाता है, या तो मैनेजमेंट लेकर आती है, या दूसरी चीज ऐसी होती है कि मान लो लोकेश जी ने खरीदा 100 रुपए में, आज वो 400 पार है, तो लोकेश जी क्या चाहते हैं, इसको और ऊपर जाना चाहिए, वो और ऊपर जाना चाहिए, वो और ऊपर जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं, मान लो लोकेश जी ने 100 में खरीदा था, लोकेश जी ने ऑफिस में आके बताया देखो जी 400 का हो गया। तो कुछ लोगों को लगा अरे, जब ये 100 का 400 जा सकता है तो 400 का 1600 क्यों नहीं जा सकता, हम 400 में खरीद लेते। वो आ जाते 200। ये है। तो देखो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको खुद एनालिसिस करनी है। आप किसी भी शेयर को खरीदते वक्त इस तरीके की एनालिसिस कीजिए कि आप अपनी बेटी ब्याने जा रहे हो। जब आप अपनी बहन ब्याने जाओगे या अपनी बिटिया ब्याने जाओगे किसी के यहाँ, तो पूरी जांच पड़ताल करते हो नहीं करते हो। आप देखते हो कि उसकी लड़के की माँ कैसी है। आप ऐसा नहीं देखते कि सिर्फ लड़का कैसा है। अगर आप सिर्फ लड़के को देख रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे होते 52 वीक लो हाई कि वो उसमें कहां पर है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। पर आप देखते हो लड़के की बहन कैसी है, लड़के की बहनें कितनी है, लड़के की बहनें चाहे घर में रहती है ब्याह गई, लड़के की माँ कैसी है, लड़के की माँ को खाना बनाना आता है नहीं आता, या वो हमारी बहन से ही बनवाएगी, लड़के का जो बाप है वो लालची है या नहीं है। ये सारी चीजें देखते हो नहीं देखते हो। लड़का दारू पीता है नहीं पीता, अगर हमारी लड़की पीती है तो चलेगा। ठीक है, लड़का नॉन वेज खाता है नहीं खाता, लड़का किस संगत में रहता है। अच्छा आप एक बताओ, जितने ज्यादा पैरामीटर्स आप देखते हो, जितने ज्यादा पैरामीटर्स देखते हो, ठीक है, उसमें ऐसे होता है कि सारे के सारे पैरामीटर्स ना मैच करें। मान लो आपने 80 पैरामीटर देखे, 80 में से 60 ठीक लग रहे हैं, 20 गलत लग रहे हैं, तो चलेगा ना। इसको बंद कर दे। ऐसे ही अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो या आप किसी इंडेक्स में लगाना चाहते हो, उसकी इफ एंड बट एनालिसिस करो, सारी चीजें देखो। यार 52 वीक हाई पे तो नहीं चल रहा, कंपनी का पी रेशियो सही चल रहा है नहीं चल रहा, कंपनी का फंडामेंटली कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की मार्केट डेप्थ कैसी जाती है, वॉल्यूम कैसे जाता है, कंपनी की ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है। ऐसी जब आप एक लड़के लड़के के ऊपर सवाल उठाते हो, ऐसी अगर आप कंपनी पे सवाल उठाओ ना, जितने ज्यादा सवाल उठाओगे उतनी अच्छी डिसीजन ले पाओगे। ऐसे करना है आपको, ठीक है। यस। ठीक है सर। नेक्स्ट, एक मिनट, मेरे को एक कॉल आ रही है, मैं हाँ जी, बात आती है समझ में। यस। अच्छा, अब आपको बताता हूँ सबसे मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है। एक और डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, क्या कि आपको कंपनी, अच्छा बेनिफिशियल ओनर का मतलब समझ में आ गया। बेनिफिशियल ओनर कब आएगा बताओ, किस केस में आता है बेनिफिशियल ओनर।
बेनिफिशियल ओनर का मतलब कब आएगा कंसेप्ट? जब कोई कंपनी क्या होगी, लिस्टेड होगी, जब उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? डीमैट फॉर्म में। तो उसमें दो कंसेप्ट आते हैं। बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसका नाम सीडीएसएल और एनएसडीएल के रिकॉर्ड में है। और रजिस्टर्ड ओनर या लीगल ओनर कौन होता है? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। अब यहां पर एक बात आती है, सिग्निफिकेंट स्टेक। सिग्निफिकेंट स्टेक का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हो, इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हो, तब आपके पास क्या आ जाती है? सिग्निफिकेंट स्टेक आ जाती है। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे, यहाँ पे टर्म्स हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब कोई बताए, कैपिटल का लेमन टर्म्स में मतलब? कंपनी मतलब जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पैसे जो कैपिटल कंपनी के अंदर लगती है, तो कैपिटल होती, कंपनी की कैपिटल हो गई। देखो मैं आपको बताता हूं कि एक कम अच्छा, आपने कभी बैलेंस, सबने बैलेंस शीट तो देखी होगी। बैलेंस शीट में तीन चीजें आती हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। ये आती है, ये एसेट, इक्विटी को मैं कैपिटल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं। एसेट्स जो होती है ना किसी भी कंपनी के अंदर, देखो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की औकात बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इंग्लिश में बोलूं तो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ना जी ना, ये नहीं है। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, 50 करोड़ रुपए चाहिए, पर मैं मालिक हूं कंपनी का, मेरे पास तो 10 करोड़ ही है, तो क्या कैपिटल 40 करोड़ 50 करोड़ होगी? नहीं ना। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो लोकेश जी आप। ठीक है, तो यहां पर बात ये आती है कि कैप, देखिए क्या है, एसेट्स बताते हैं कहां पे पैसा लगाया। एसेट्स क्या बताते हैं? कहां पे पैसा लगाया गया। अब लाइबिलिटीज और कैपिटल ये बताती है कि ये पैसा कहां से आया। एसेट्स क्या बताते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या बताती है? कहां से पैसा, सोर्स ऑफ फंड कहां से आया। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए 50 करोड़ रुपए चाहिए, हमने रिसोर्सेज कितने के लेकर आएंगे? 50 करोड़ के, तो वो क्या हो गए? एसेट्स। अब वो आएंगे कहां से? मान लो 10 करोड़ मालिक लोगों ने लगाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और 40 करोड़ हमने बैंक लोन लिया, डिबेंचर से इशू करे, तो वो क्या है? बोरोड फंड्स, लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, डेट, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब आप लोगों में से मुझे ये बता दीजिए कि नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड जो कि आरओसी के पास हमें ऑथराइज करती है, या आप कैसे? मैक्सिमम इससे हम ज्यादा तो आरओसी को मेल लिखते हैं, आरओसी हमें इतनी इतनी स्पाइस ऑथराइज। पार्ट स्पाइस पार्ट डी फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें हमें अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बतानी पड़ती है, ऑथराइज हम कितना कर रहे हैं, और उसके ऑथराइज कैपिटल के बेस पे ही हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, वो स्टैम्प ड्यूटी का रेट कितना है ये भी बता दीजिए सर। अप टू 1 to 10 दिव्या, लाख मैं दिव्या से एक्सपेक्ट करूंगा। दिव्या, आप बताएंगे स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स कितने हैं? दिव्या तो आंसर दे ही नहीं रही है, जबकि दिव्या भी आरओसी का काम करती है। 7.5%। नहीं, 7.5%? 15 लोग कंपनी बनाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ये रेंट अप टू एग्रीमेंट का 10 लाख 1500 है शायद, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 1500 है, उसके ऊपर ज्यादा है, 7500 है, 5000 ऐसे करके। देखो मैं आपको यहाँ पर एक एक लॉजिक बताता हूँ। देखो, आपके पास कोई भी कंपनी बनाने आता है, मान लो कोई भी क्लाइंट आता है। अब देखो यहाँ पे ना कंसल्टेंसी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे देनी है, कंसल्टेंसी कैसे देनी है। यहाँ पर बात आती है कंसल्टेंसी की, ये बातें किताबों में नहीं लिखी हुई। सबसे पहली बात, आप जब भी कंपनी बनाएंगे, आपको ये डिसाइड करना है कि जो मेरे पास क्लाइंट आया है ना, उसकी ऑथराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है। देखो, आप किसी की कंपनी बनाकर दे देते हो, आपको आरओसी का काम आता है, तो आपको 5,000 रुपये फीस मिल जाएगी अगर एक छोटा क्लाइंट है।
कितनी मिल जाएगी? मान लो जो नेम अप्रूवल है या रजिस्ट्रेशन है, चार्जेस, वो सारे मिलाने के बाद आप 5,000 रुपए ऊपर का मार्जिन रख लोगे, 10,000 रुपए ऊपर का मार्जिन रख लोगे। पर असली मार्जिन कहाँ पर है? मान लो एक अच्छा क्लाइंट आया, उससे मैं अच्छी फीस कैसे चार्ज कर सकता हूँ? उससे मैं अच्छी चीज चार्ज तभी कर सकता हूँ जो और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या और अकाउंटेंट्स या और प्रोफेशनल्स को नॉलेज नहीं है। जब आप किसी क्लाइंट को ना गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो कि वो क्या करे, तब आप फीस अच्छी अच्छी चार्ज कर सकते हो। तो देखो, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मेरे को, हाँ, मैं पहले तो ये समझूंगा उससे कि भाई तेरा एम क्या है, तो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है या परिवार वालों की फंडिंग लगाना चाहता है, अपनी फंडिंग लगा के थोड़े छोटे स्केल पे काम करेगा, या अभी छोटे स्केल पे काम कर रहा है, नाम बना रहा है, और आगे जाके तेरे को फंडिंग का काम भी हमसे करवाना है 3 साल बाद। अगर वो ये कहते हैं जी आगे जाके मेरे को फंडिंग का काम भी करवाना है और मेरा सपना है कि 1 साल में ही मुझे फंडिंग ज्यादा मिल जाए, तो आप बताइए, ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए? हाँ। मान लो वो मेरे पास आया, वो मेरे को कहता है जी मेरे को, अभी तो मैं अपने घर से 2 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, घर से 2 करोड़ लगाऊंगा, पर मैं क्या करूंगा, 2 करोड़ पे खर्च करूंगा ना, तो इससे ना मैं 20 करोड़, मैं इसका 200 करोड़ का नाम बना लूंगा। अब आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो, पर हम आपको स्टेक कितनी देंगे? शार्क को स्टेक दे रहा है 2%। 2% इसका मतलब 90, देखो, उसका कुछ नहीं लगा हुआ, जो पिच करने आया ना उसके 10-12 लाख ही रुपए लगे हुए होते हैं। वो कहता है जी मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दो, हम आपको 2% स्टेक देंगे। इसका मतलब 98% मालिक वो बन गया, जबकि उसका सिर्फ मेहनत लगी हुई है बिजनेस खड़ा करने में, 8-10 लाख रुपए लगे हुए होंगे। अब वहां पे क्या होता है, वो शार्क क्यों लड़ रहे हैं? वो शार्क इसलिए लड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि तेरे को 2 करोड़ रुपए दे दे, पर जो तू हमें स्टेक दे रहा है ना, वो 2% दे रहा है। इसका मतलब 2% मालिक बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए ले रहा है। इसका मतलब तू अपनी आप अपनी वैल्यूएशन कितनी सोच के चल रहा है? 100% का मतलब 100 करोड़, 100 करोड़। अब क्या होता है कि मान लो शार्क में ना आपको प्रॉपर बात दिखाते नहीं है शार्क टैंक इंडिया में। जो आपको बताता हूँ, अमीर लोग होते हैं ना, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, इनकी ना मीटिंग्स होती है शैंग्रीला, क्राउन प्लाजा, ऐसे होटल्स के अंदर। तो अब क्या होता है, वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या यंग माइंड्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पिच करते हैं कि जी हम ना आज हमें 2 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, हम आपको 10% का मालिक बना देते हैं, आगे जाके हम इस कंपनी को 500 करोड़ की बना देंगे। तो पता है क्या होता है, जैसे मान लो पैसा है लोकेश जी के पास बहुत ज्यादा, और मैं हूं एक स्टार्टअप, मतलब मेरा एक स्टार्टअप है छोटा सा। अब मैं लोकेश जी को कन्विंस कर रहा हूँ, लोकेश जी आज अगर आपने मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दिए ना, मैंने अपने 10 लाख लगा रखे हैं, आप मुझे 2 करोड़ दे दो, इसके बदले 20% ले लो मेरे से, 80% मैं मालिक। मैं आपके 2 करोड़ से ना इतना अच्छा बना लूंगा, 2 करोड़ करके नाम इतना अच्छा बना लूंगा कि आगे जाके ना हम 500 करोड़ रेस कर लेंगे। कितना रेस कर लेंगे? 500 करोड़। अगर लोकेश जी उसमें अगर आपको, मान लो उसमें आप अगर आपको 10% स्टेक भी मिलती है, तो आपके 2 के 50 करोड़ नहीं हो गए? आज आप 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो, मैं आगे जाके जब ये 500 करोड़ की कंपनी होगी, तब हम आपको 10% स्टेक रखेंगे हम आपकी, तो आपके ऑटोमेटिकली 2 करोड़ से 2 करोड़ के कितने बन गए? 50 करोड़ बन गए, क्योंकि 500 करोड़ की कंपनी का 10% कितना हो गया? 50 करोड़। इसलिए एंजल इन्वेस्टर इंप्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, स्टार्टअप है ना, अपने पे पैसा बहुत पड़ा हुआ है, अगर इसको 2 करोड़ आज दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे पास वैल्यू रहेगी। अगर मान लो ये सही में चल गया तो 50 करोड़ बन जाएंगे, 25 गुना पैसा आ जाएगा। ऐसे। अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मेरे को 200 करोड़ की फंडिंग करनी है विद इन 1 ईयर, तो बताओ ऑथराइज कैपिटल कितने की होनी चाहिए? हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इतनी वैल्यू तक के शेयर्स आप इशू कर सकते हो। क्या? इतनी वैल्यू के शेयर्स आप इशू कर सकते हो, याद रहेगा? हाँ जी। मेरा आप लोगों से सवाल कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग करनी है,
आप बताइए ऑथराइज कैपिटल कितने की? अनुज जी ने कहा 200 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, प्रमोदनी ने कहा कि 200 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। अगर आप लोगों की एडवाइस इस तरीके की रहेगी कि जी 200 करोड़ रुपए की फंडिंग करनी है तो 200 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल रख लो, आपका सर क्लाइंट भाग जाएगा। उसके लिए सर वो प्रीमियम की भी बात हो जाती है, अगर हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनुज। हाँ उसमें मैं तो समझ कम हो गया कि सकती है, फिर उस वजह से ऑथराइज कैपिटल हम कम कर सकते हैं। लोकेश जी अगर आपने ये कह दिया ना 500 करोड़ से ऊपर की रख लो, क्लाइंट क्लाइंट ना तो खुद आएगा, ना तो खुद आएगा, और ना ही क्या कहते सोशल मीडिया लिंक्डइन पे डाल देगा कि इनकी तरफ नजरें भी मत डालना। आंसर आपके यहीं से ही आया 500 करोड़। ठीक है, हाँ जी। सो अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अगर मार्केट में आपने सुना होगा आईपीओ आता है, ठीक है, सुंदरलाल मेहता जी ने दिया था, ओके। अगर मार्केट में मान लो आईपीओ आता है, आज अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो जो हमने 11th-12th में नहीं पढ़ा था, सुनीता मैडम रट्टे लगवाती थी, बेटा 50,000 कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 3 रुपए आ रहे हैं, 2 रुपए आ रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, ऐसे ऐसा रियलिटी में नहीं होता। वो जो आप लोगों ने सीखा है वो अब अप्लाई नहीं होगा। तो जो आपको आता है वो सही में किसी काम का नहीं है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कोई आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है तो 15,000 रुपए का एक लॉट होता है, करीब करीब कितने का लॉट होता है? 15,000 रुपए का एक लॉट होता है। अब अगर कंपनी कहती है जी हम एक शेयर कितने का लेकर आ रहे हैं, 600 रुपए का लेकर आ रहे हैं, कितने का लेकर आ रहे हैं? 600। तो बताओ 15,000 रुपए में कितने शेयर आएंगे? हाँ जी, 15,000 रुपए में कितने शेयर आएंगे? बोले आप भाई। अगर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो डियर, आपको मिनिमम 15,000 रुपए चाहिए चाहिए होंगे। एक लॉट 15,000 रुपए के आसपास का होता है। तो कितने शेयर्स आएंगे? 25 शेयर्स आएंगे। तो कंपनी कहती है हमारे 25 शेयर्स का लॉट है। अब कंपनी क्या करती है, ये 600 रुपए कैपिटल का नहीं है, कंपनी कहती है दिस इज इक्वल टू 590 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हम परमिशन लेते हैं ना आरओसी से, ये हम फेस वैल्यू का ले रहे होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम आप जितना मर्जी ले सकते हो। तो हम जैसे कंसल्टेंट्स को क्या कन्विंस करना है अपने क्लाइंट को, हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे तो ये काम करियो ना, अपना इशू प्राइस जितने पर शेयर दिया जाता है उसको हाई कर लियो, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत हाई कर लियो, और फेस वैल्यू क्या रखी हो 10। अब आप एक बात आओ, अगर मेरे को 600 करोड़ रुपए की कैपिटल रेस करनी है मार्केट से, तो आप बताओ 590 करोड़ उसमें क्या होगा? 590 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम 10 आएगी, करोड़ क्या होगा फेस करोड़ वैल्यू? वैल्यू होगी। तो आप एक बताइए, मुझे ऑथराइज कैपिटल कम करवानी चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, ये गाइडेंस नहीं पता होती किसको, क्लाइंट को। यहाँ पे हम उससे पैसा खींच सकते हैं। हम उसको कह रहे हैं भाई देख, किसी और के पास जाता तो वो 600 करोड़ की क्या करता, ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर करवाता, स्टैंप ड्यूटी ज्यादा लगवाता। हम तेरे को 10 करोड़ में ही 600 करोड़ रेस करवा देंगे। बात आती है समझ में? यस। अब मान लो हमने 600 करोड़ 10 करोड़ की क्या करी, शेयर कैपिटल अप्रूव करवा ली। मान लो अभी हमें ऐसे लगता है कि ये जो 10 करोड़ है ना, हमें अभी 600 करोड़ नहीं चाहिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 120 करोड़ रुपए की फंडिंग करना चाहते हैं, और उसमें हम फेस वैल्यू कितने की यूज करेंगे? उसमें हम फेस वैल्यू यूज करेंगे कितने की? 2 करोड़ की। 2 करोड़ की। तो आप एक बताइए, जितना कंपनी ने अप्रूव करवाया टोटल, दैट इज नोन एज नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। और ये कहां पे लिखी होती है? जब आप एमओए बनाते हो, एमओए के कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है। किसमें लिखी होती है? एमओए के कैपिटल क्लॉज में। और जितना आप अमाउंट लिखोगे उसके हिसाब से आपकी एक परसेंटेज जाती है, स्मॉल परसेंटेज जाती है किसकी? स्टैम्प ड्यूटी की। बात आती है समझ में? अब इशूड कैपिटल कितनी है? मान लो हमने परमिशन तो ले ली 10 करोड़ की फेस वैल्यू, पर अभी हम 2 करोड़ का ही आईपीओ लाना चाहते हैं। तो जितना कंपनी ने मार्केट में अप्रूवल मिला था, जितना मार्केट में लेकर आ गई कंपनी,
उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। और उसमें से जरूरी नहीं है कि लोग सारा का सारा सब्सक्राइब कर ले, सारे का सारे के लिए एप्लीकेशन डाल दें, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए, अच्छा आपको पता होगा 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। कोई मुझे लॉजिक बता सकता है 90% की सब्सक्रिप्शन का लॉजिक क्या है? 90% की सब्सक्रिप्शन का लॉजिक ये है, जैसे अभी एक हाल ही में मूवी आई थी एनिमल, बताओ क्या हाउसफुल हो गया था, नहीं हो गया था? हाँ जी। और एक मूवी आई थी धोबी घाट, या फिर अभी एक आमिर खान की मूवी आई थी, ठीक है, और कुछ पिटी हुई मूवीज आई थी अभी हाल ही में, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जो पिटी हुई मूवीज आती हैं उनमें इन्वेस्ट, जो मूवी देखने जाते हैं उनका पैसा बर्बाद हो गया, पर जो एनिमल देखकर आया उसका पैसा रिकवर हो गया पूरा का पूरा। हम्म, अब ये होता है कि सेबी भी ऐसा चाहता है कि भाई जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे ना, वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें कि अगर वो कभी बेच के निकलना चाहे, मान लो मैंने एनिमल मूवी की टिकट खरीद ली, ठीक है, और मेरे साथ जो जा रही थी या जा रहा था उसने मना कर दिया, तो बताओ क्या वहीं पर अगर मैं किसी और को बोलूं तो बिक जाएगी नहीं बिक जाएगी टिकट? हम्म, बिक जाएगी। किसी को भी बोलूं हॉल के बाहर खरीद लेगा या नहीं खरीद लेगा? यस। लेकिन लेकिन अगर मैंने किसी पिटी हुई मूवी में पैसे टिकट खरीदी होती और मेरे साथ जो जाने वाली थी या जाने वाला था उसने मना कर दिया, तो बताओ मेरे पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि जब हॉल वाले से नहीं खरीद रहा कोई तो मेरे से क्यों खरीदेगा? तो ऐसे सेबी भी चाहता है, सेबी भी चाहता है क्या, कि जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है या एफपीओ लेकर आ रही है, हम उसी को लाने देंगे, हम उसी को लाने देंगे जिसका नाम अच्छा होगा। तो कंपनी, तो सेबी कहता है कि अगर सेबी और कंपनीज एक्ट कहता है कि आप आईपीओ लेकर आओ, जितने का आईपीओ लेकर आ रहे हो ना हमें बता दो। हमने कहा जी हम 500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो सेबी कहता है अगर 450 करोड़ रुपए तक की एप्लीकेशन आ गई तो हम उस आईपीओ को वैलिड मानेंगे। अगर 90% से कम आया, 450 करोड़ से नीचे की एप्लीकेशन आई, इसका मतलब आपने कुछ लोगों को फंसाकर अप्लाई करवा दिया। मान लो 100 करोड़ की एप्लीकेशन आई, तो इसका मतलब 20 करोड़ लोगों को आपने फंसा दिया। इस कंपनी की वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं थी कि लोगों ने अप्लाई नहीं करा। हम्म, तो सेबी कहता है अब ये 20 करोड़ लोग फंस गए ना, तो सेबी ने लॉ बना रखा है, हम मान के चलेंगे कि वो आईपीओ वॉइड है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वो कहता है जी आप मेरा आईपीओ का काम कर दो, तो उसको सबसे बड़ी चिंता क्या होगी कि उसकी 90, जो जितना बड़ा आईपीओ लेकर आना चाहता है उसका 90% सब्सक्राइब हो जाए। अब जिन कंपनीज को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मार्केट के अंदर दलाल लोग होते हैं, ये जैसे मैंने आपको जेपी मॉर्गन चेज वगैरह बताए, ठीक है, अमेरिकन बैंक बताए, तो ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? अंडरराइटर का काम करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अंडरराइटर का काम करते हैं। अंडरराइटर का मतलब जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, ऐसे शेयर्स का डीलर क्या होता है? अंडरराइटर। वो कहता है अगर 90% नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा या मैं बिकवा दूंगा, तो वो गारंटी लेता है। इसलिए वो गारंटी लेने का क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। तो वो भी काम आप लोग कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, पर उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अंडरराइटर का, किससे? सेबी से। फिर बात आती है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड का मतलब कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर उसमें से कितनों ने पैसा दे दिया, जितने उन्होंने अप्लाई करे थे उनमें से उन्होंने उसका कितना पोर्शन पे कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? पेड अप। कंपनी ने कितना मंगवाया, दैट इज कॉल्ड अप, ठीक है। मान लो, कब मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, क्या, कंपनी ने कहा कि हम 10 करोड़ रुपए की ऑथराइज कैपिटल की परमिशन ले लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी पे करके, ये क्या हो गई? ऑथराइज कैपिटल। अब कंपनी ने कहा हम सिर्फ 2 करोड़ के मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं, दैट इज इशूड कैपिटल। फिर मैं आपको बताता हूं, कंपनी ने 2 करोड़ के मार्केट में निकलवाए, मान लो लोगों ने अप्लाई करे कितने के? 1.95 करोड़ के। क्या 90% से ज्यादा है? हाँ है। इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोगों ने कितना अप्लाई किया? कंपनी ने कहा मैं 10 रुपए नहीं मंगवा रही, मैं सिर्फ 8 रुपए मंगवा रही हूं,
तो कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया? 2 करोड़ का 80%, दैट इज 1.6 करोड़ क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप। और मान लो 10 लाख रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुए कुछ शेयर होल्डर से, तो 1.5 करोड़ क्या हो जाएगा? पेड अप। मैं अब रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी में क्या होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनीज की बात करो, ठीक है, तो इस अब के टाइम पर अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम आती नहीं है। आज के जमाने में अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखो ना, इतनी अच्छी चल रही है कि क्रीमिका कंपनी है ना, क्रीमिका, आपने सुना होगा, बिल्कुल बेकार सी है फर्टीचर कंपनी, क्रीमिका। क्रीमिका आज से 3 साल पहले अपना आईपीओ लेकर आई थी, एक शेयर के बदले 156 एप्लीकेशन आई थी, ऐसी कंपनी की भी। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 200 गुना एप्लीकेशन आती है। इसका मतलब जो भी आईपीओ आता है वो इतना अच्छा चलता है कि 20,000% सब्सक्रिप्शन होती है। अब तो लोगों को शेयर्स नहीं मिलते जो अच्छी कंपनीज होती है उनके। फिर आपको हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बता दे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ईसॉप, हाँ जी ईसॉप जो होता है वही स्वीट इक्विटी शेयर। सर, ईसॉप सिर्फ एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर, हाँ बात सही बोले आप। स्वेट इक्विटी शेयर का एक एग्जाम्पल है ईसॉप। हाँ जी, कोई और बताए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? और मैं एक बार देख लूं सभी के कैमरास ऑन है या नहीं है। दिव्या आप हो सेशन में? हाँ जी, सबके ऑन है। मुस्कान ने बंद कर रखा है अपना कैमरा, प्रवीण ने, प्रिया ने, फहीम ने, आलोक ने, विशाल ने, ये बोल रहे हम नहीं करेंगे, जो करना कर लो। हाँ, शुभम ने, अर्चिता ने, रोहित बंसल ने। हाँ जी, कह रहे हैं शेयर्स, प्रियंका यादव जी कह रही हैं जो शेयर्स सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। यस, शुभम जी आपको अपना कैमरा ऑन करना है, प्रेजेंट तो हो आप, ठीक है। या शुभम जी आपने अपनी कोविड काल में तो नहीं करी ग्रेजुएशन? क्योंकि कोविड काल में जो पढ़े हैं वो ऐसे ही करते हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है और बस प्रेजेंट ठोक देते हैं जब भी उनका नाम आता है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या अभी आपने देखा होगा कि अंबानी बड़ा छा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, उसका बेटे की शादी है और क्या कहते हैं अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं। मान लो रिलायंस में एक एजीएम होती है और एजीएम में बोला जाता है कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपनी ने इतना कमाया। बताओ, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। पर आप एक बताओ, कोई भी कंपनी किस किस के दम पर कमाती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसके दम पे कमाती है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज और वर्कर्स के दम पर कमाती है, जी। ठीक है। तो अब क्या होता है, खून पसीना कौन बहाता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो अख्तर जी। हाँ जी, एम्प्लॉइज और क्या कहते हैं वर्कर्स के नाम बेसिस पर। अब क्या होता है कि खून 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 पसीना कौन बहाता है कंपनी के लिए? खून पसीना सब बहाते हैं, डायरेक्टर से लेके एम्प्लॉय। डायरेक्टर से लेके, मैं आपको कहूंगा, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे वर्कर्स हो, सारे के सारे। जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी या तो फ्री में या तो फ्री में या फिर कम प्राइस पर, कंसेशनल प्राइस पर अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, डायरेक्टर्स को, की मैनेजरियल पर्सन को शेयर्स देती है, ठीक है, आइदर फ्री और आइदर एट अ डिस्काउंट, दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट क्यों? स्वेट नाम क्यों रखा गया? स्वेट मतलब पसीना होता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो
कि कंपनी का नाम है एबॉट, एबॉट एक दवाई बनाती है। जी एबॉट ने कहा कि मैं ना एबॉट के एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने रिसर्च करके एक कैंसर की दवा निकाल ली। क्या निकाल ली? कैंसर की दवा इजाद कर ली। अब जैसे ही कैंसर की दवा इन्वेंट करी, अब आप एक बताओ, क्या एम्प्लॉय ये चाहेगा कि मैं खुद बनाकर बेचूं? मान लो एम्प्लॉय को लगता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकता कि मैं खुद बनाकर उसको बेचूं, तो वो चाहता है कि मैं एबॉट के नाम पर ये पेटेंट कर दूंगा। ये पेटेंट मैं किसके नाम पे कर दूंगा? एबॉट के। अब आप एक बताओ, क्या वो एम्प्लॉय कंपनी के नाम पर पेटेंट कर रहा है जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कर रहा है कंपनी के नाम पर? कर रहा है नहीं कर रहा? जी तो कंपनी खुश होके क्या करेगी? कंपनी खुश होके उस पेटेंट के बदले उसको मालिक बना देगी। उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। याद रहेगा। अब एक और तरीका होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स की, एक और फॉर्म होती है ईसॉप। ईसॉप में क्या होता है कि मान लो लोकेश जी है, लोकेश जी एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे थे स्टार्टर सीएफओ से, पर मान लो इनको रास्ते में कोई सीए मिल जाता है और बोला यार क्या काम कर रहा है, मैं तेरे को 5 गुना तनख्वाह दे देता हूं, हमारे यहाँ के काम कर ले। ठीक है, तो जीएसटी का बेहतरीन काम कर रहा है, और अब एक काम कर, 5 गुना तनख्वाह में हम तेरे को एम्प्लॉय नहीं, हम तेरे को पार्टनर बना रहे हैं। अब देखो लोकेश जी घर जाते जाते परेशान इस बात पे है कि मैं कब छोड़ूं, है ना। अब क्या है कि उनको आप लोगों से प्यार भी हो गया है, वो कह रहे हैं कि मैं दिल पे पत्थर रख के छोड़ना तो चाहता हूं, पैसा खींच रहा है ना उनको। उन्होंने कहा मैं, अब सामने वाले बंदे ने उनको भड़का दिया। उन्होंने कहा देख, जितनी तू मेहनत करता है उतने तेरे को पैसे नहीं मिल रहे, उतने तेरे को पैसे नहीं मिल रहे, हम तेरे को पार्टनर बनाएंगे। तो आप एक बताओ, अब लोकेश जी को रोकने के लिए हमने कहा लोकेश जी हम आपको आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। लोकेश जी बोले ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब मेरे को ज्यादा मिलने चाहिए थे। सैलरी बढ़ाने के बाद भी आप एक बताओ, क्या फ्यूचर में जाकर कोई और भड़काने वाला आ सकता है? नहीं आ सकता। फ्यूचर में कोई और मिल गया इनको, वो बोला जी मैं और सैलरी दूंगा, तो बताओ क्या इनकी लालसा कम हो सकती है? क्या इनका मन डगमगा सकता है आगे जाकर भी? हाँ या ना? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमबीए में पढ़ा होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन तो कई बारी क्या होता है कि देखो, स्कूल जैसे मैम कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कॉलेज में हम क्या करते हैं कि जो सबसे शरारती बच्चा होता है उसी को हम हेड बना देते हैं, हम उसी को मॉनिटर बना देते हैं, उसी को क्लास का सीआर बना देते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब उसको लगता है कि देखो जब आपको क्या करना, तो इसी तरीके से हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, जो काम हम टीचर लोग करना चाहते हैं हम उसके ऊपर सौंप देते हैं। ऐसे ही इम्प्लॉय को आप पैसा दे दो, मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लॉय को ये लगेगा कि मैं, हमेशा इम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं और मेरे को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा। तो यहां पर मैं आपको एक सोच बताता हूं क्या होता है। अगर आप इम्प्लॉय को मालिक बना दो, पार्ट ओनर बना दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर इम्प्लॉय बेहतरीन काम करेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं इस कंपनी का क्या हूं? मालिक हूं। मानते हो? तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज कहती है कि हम आपको अभी शेयर्स नहीं दे रहे, हम आपको फ्यूचर में देंगे, और आपको हमारी कंपनी में इतने टाइम रुकना पड़ेगा। तो मान लो अभिषेक सर ने कहा कि, अभिषेक सर ने, अक्षय सर ने कहा कि लोकेश जी अगर आप स्टार्टर सीएफओ में 5 साल रुक जाएंगे तो हम स्टार्टर सीएफओ के 15% मालिक आपको बना देंगे। हम कितना मालिक बना देंगे आपको? 15% मालिक बना देंगे। मान लो 4 साल 11 महीने हो जाते हैं और लोकेश जी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या इनको शेयर्स मिलेंगे? इनको एक शेयर भी नहीं मिलेगा, एक शेयर भी नहीं मिलेगा। यस। तो मैं आपको बताता हूं, अच्छा मान लो 5 साल हो गए, 5 साल के बाद इनको शेयर्स मिल गए, क्या ये कंपनी छोड़ के जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, ये कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि ईसॉप का मतलब क्या होता है? इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इंप्लॉई को स्टॉक देंगे, स्टॉक का मतलब शेयर देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे। ऑप्शन मतलब ऑप्शनल है भाई, तू रुकेगा, रुकने के बाद तू कंडीशन पूरी करेगा जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन।
वो कंडीशन पूरी करने के बाद तेरे पास ऑप्शन है, क्या तू कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, है ना? पेटीएम कंपनी का शेयर जब आईपीओ आया 2200 रुपए का आया। स्टार्टिंग में कितना आया? आज से 3-4 साल पहले 2200 रुपए का, और आते ही वो पिट गया, 60% गिर गया, 1100 पे, 1000 रुपए पे आ गया। और अभी आपको पता है एक न्यूज आई जिसकी वजह से वो 300-400 पे भाग रहा है, के आसपास चल रहा है। मान लो जब मैं पेटीएम ज्वाइन कर रहा था, पेटीएम में मैं एज अ कैटेगरी मैनेजर ज्वाइन कर रहा था, मैंने पेटीएम में 2 महीने काम किया, और मान लो पेटीएम का प्राइस चल रहा था उस समय 2200 रुपए, और 2200 से मान लो 3000 हो गया। 2200 से कितना हो गया? 3000 हो गया। अब मैं, फोन पे ने कहा मन्नू गोयल एक काम करो, आप पेटीएम छोड़ के हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। पेटीएम ने कहा मन्नू देखो आपकी सैलरी है 20 लाख, हम आपको ना 48 लाख का पैकेज देते हैं, 48 लाख का। अगर आप हमारे यहाँ रुके तो हम आपको हर एक साल के बदले 3 साल में 28 लाख के हिसाब से हम आपको 74 लाख रुपए के हम आपको क्या दे देंगे? शेयर्स। 20 लाख रुपए आप तनख्वाह ले रहे हो, लेते रहो हर साल। अगर आप 3 साल यहां रुक गए तो हम आपको 74 लाख रुपीस के कंपनी के शेयर्स देंगे, और एक शेयर अभी कितने का चल रहा है? 3000 रुपए का। पर वो क्या बोले? वो बोले हम आपको एक शेयर जो अभी 3000 रुपए का चल रहा है, फ्यूचर में जाके हम आपको 700 रुपए का देंगे। फ्यूचर में आपको कितने का देंगे? 700 रुपए का। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन बताता हूँ क्या, कि मान लो यहाँ पर अभी शेयर प्राइस चल रहा है 3000 रुपए पेटीएम का। अभी जब मैं कंपनी छोड़ने की बात कर रहा हूँ, फोन पे में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पैकेज है 20 लाख रुपए, ठीक है? कंपनी ने मेरे को बोला कि मन्नू हम तेरे को करीब करीब कितने शेयर देंगे? लाख को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, लाख को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो 1000। इन्होंने मेरे को बोला कि हम तेरे को, हाँ, 1000 शेयर, 3000 शेयर, 3000 शेयर्स कितने में देंगे? 700 रुपीज में देंगे। कितने में देंगे? 700 रुपीज में। 30,000 शेयर्स कितने? 30,000 शेयर्स कितने में देंगे? 700 में, आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स। अभी हमसे सैलरी इतनी लेता जा। अगर 3 साल रुक गया तो कंपनी का चाहे कोई भी शेयर कितने का भी हो, हम तेरे को 700 रुपए में देंगे। आप बताओ अभी मुझे कितने का लालच नजर आने लग जाएगा? अभी के हिसाब से मुझे नजर आने लगेगा 2300 रुपए का फायदा हो जाएगा। और कितने शेयर्स पे? 30,000 शेयर्स पे इतने का फायदा नजर आ रहा है। अब मान लो मैं 3 साल कंपनी में रुक गया पेटीएम में, और पेटीएम से मैं कहूंगा भाई 3 साल बीत गए, अब मुझे 700 रुपए में 30,000 शेयर्स दे दो, है ना? अच्छा, आज शेयर कितने का चल रहा है? मान लो 350 रुपए का। अब आप एक बात बताओ, मेरा दिमाग खराब है? जो मार्केट के अंदर शेयर कितने का मिल रहा है? 350 रुपए का। वो मैं कंपनी से 30,000 शेयर खरीदूंगा 700 रुपए में, बताओ? नहीं ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा ईसॉप दिया जाता है उसमें ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास, कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। मैंडेटरी नहीं होता, क्या होता है? ऑप्शन होता है। तो बताओ क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? नहीं। बात आ गई समझ में ईसॉप की? Yes. सर एक थोड़ा आइडिया दोगे कि हाँ जो जी, शॉप की जो इशू प्राइस हम रखते हैं उस पर कुछ आइडिया दे सकते हो कि उसकी इशू प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो ईसॉप का जो प्राइस है ना, वो हमें ये देखना है कि अगर मेरा एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय का करंट पैकेज कितना है, हम्म, एम्प्लॉय का करंट पैकेज कितना है? मान लो एम्प्लॉय का करंट पैकेज है 18 लाख रुपए। एम्प्लॉय मेरे लिए वैल्यू कितनी रखता है? एम्प्लॉय की वैल्यूएशन होगी ना, जिसको हम बोलते हैं एचआर वैल्यूएशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके। अब मैं ये देखता हूं कि अगर ये एम्प्लॉय मेरे लिए काम करता है तो आज की डेट में मुझे 50 लाख रुपए का फायदा होता है नहीं होता। प्लस मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो इसको कितने दे रहा है,
वो इसको कितने दे रहा है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर इसको दे रहा है 22 लाख, मान के चलते हो 22 लाख, तो आप एक बताओ मैं इसको मोटिवेट कैसे करूंगा। मैं इसको 22 लाख से ज्यादा ही दूंगा। मैं इसको कितने दूंगा, 22 लाख से ज्यादा ही। मान लो मेरे को इसको देने 24 लाख, तो 6 लाख रुपए की कंपेंसेशन देनी है इसको। जी अब मैं इसको रोकना कितने साल चाहता हूं, मान लो 4 साल, तो 24 लाख का फायदा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। जी 24 लाख का, अब वो 24 लाख का फायदा देना है। अब मैं देखूंगा ये 24 लाख का फायदा इसको कैसे पहुंचाऊं। अगर मेरा शेयर है कितने का अभी, 600 रुपए का, ठीक है, और मैं चाहता हूं मेरे को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, तो मैं कितने शेयर दूंगा, 24 लाख डिवाइडेड बाय 600, 24 लाख डिवाइडेड बाय 600। पर अगर मुझे लगता है कि मेरे को इससे 100 रुपए चार्ज भी करना है, तो मैं इसको बेनिफिट कितने का दे रहा हूं, 600 माइनस 100, 500 रुपए का, तो डिवाइडेड बाय 500। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो मेरा एम्प्लॉय अभी ले रहा है 18 लाख और उसको ऑफर आ गया कहीं से 32 लाख का, कितने का आ गया, 32 लाख का, और मुझे ऐसे लगता है कि मान लो इसको तो 2 साल एक्सपीरियंस हो गए और मुझे कोई फ्रेशर मिल जाता है कितने का, 19 लाख में। कॉम्पिटिटर दे रहा है 32 लाख और मुझे इससे फायदा होता है 35 लाख का, तो फिर मैं इसको ईसॉप नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत कम है ना मार्जिन। मान लो कॉम्पिटिटर दे रहा है इसको 32 लाख, मुझे इससे फायदा कितने का है, सिर्फ 35 लाख का, तो अगर मैं इसको 32 से फालतू दूं 35, फायदा नहीं है ना। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई छोड़ दे, कोई बात नहीं छोड़ दे, हम 19 लाख का फ्रेशर रख लेंगे, 2 साल में काम सिखा लेंगे। तो किसी को ईसॉप तभी, अच्छा मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंपनियां, जितने जैसे अन अकेडमी है, बायजूस है, ये क्या करते हैं, ये पे कम देते हैं, ये लोगों को लालच में डाल देते हैं, लोगों को लालच में डाल देते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल लोग लिंक्डइन पे डालते हैं, या आपने मैट्रिमोनी वगैरह पे सुना होगा, लड़के का 40 लाख का पैकेज है, 45 लाख का पैकेज है। अब हम जैसे लोगों का लग नहीं पाता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमारा 12-13 का भी है, 20 लाख का भी है, तो हमें तो कैश आ रहा है ना। अब उनसे पूछ के देखो कि उनका पैकेज बना कैसे। उनका पैकेज ऐसे बना होता है, 40 लाख का पैकेज है जिसमें 35 लाख के ईसॉप है। ठीक है, 35 लाख के ईसॉप है। अब उसको कहा जाता है भाई देख, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा आज से 3 साल बाद शेयर 5,000 रुपए का हो जाएगा। हमारा आज से, अभी शेयर कितने का चल रहा है, 50 रुपए का। तू मेहनत करेगा, देख तू मेहनत करेगा, तो तू इस शेयर को 5,000 रुपए ले आया, तो देखो 35 लाख रुपए के शेयर मिल जाएंगे। तो जो स्टार्टअप होते हैं ना, स्टार्टअप के जो फाउंडर होते हैं बड़े चालाक होते हैं, वो खुद तो उस कंपनी को 5,000 रुपए ला नहीं सकते, तो सामने वाले को कहते हैं देख तेरे को समाज में ये भी तो दिखाना, तूने अपनी फैमिली में बता दिया कि 40 लाख रुपए का पैकेज लग गया। अब भाई देखो 40 लाख रुपए का तेरे को बनाने के लिए कंपनी में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा मान लो उसने मेहनत नहीं करी और कंपनी नहीं चली, ठीक है, मान लो शेयर 50 से 20 रुपए हो गया, उसका पैकेज भी डाउन हो जाएगा। तो आपको बता दूं, ईसॉप एक तरीके का मतलब आप समझ लो एक तरीका है टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंसल्टेंट्स हैं आजकल, लोगों ने कंसल्टेंसी का काम खोल लिया है। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको कहते हैं भाई साहब आप एक बात बताओ, आप 15 लाख रुपए का बंदा रखना चाहते हो, हम आपको वही बंदा 5 लाख में दिलवा देते हैं। वो बोले कैसे, बोले उसको नहीं बोलना 5 लाख, उसको बोलना 50 लाख, 45 लाख की ईसॉप रख देना उसमें, 45 लाख के क्या रख देना, ईसॉप रख देना। और मान लो प्रमोटर लोग इतने चालाक होते हैं, मान लो अगर कंपनी का शेयर बढ़ने भी लग जाता है ना, तो एम्प्लॉय को इतना परेशान कर देते, इतना परेशान कर देते कि एम्प्लॉय कहता है मैं खुद ही छोड़ रहा हूं। ये है। तो इन चीजों की भी कंसल्टेंसी होती है आजकल, लोग इसमें भी कमाते हैं। आपने प्रोफाइल सुना होगा, टैलेंट एक्विजिशन, सुना है नहीं सुना। हाँ जी, यस।
तो टैलेंट एक्विजिशन वाले आजकल यही काम करते हैं। आजकल एचआर वाले जो है ना, एचआर फील्ड बड़ी बदनाम हो जाती है कि यार एचआर वाले कुछ नहीं करते, मेकअप करके क्या कहते हैं बैठे रहते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ गुस्सा करना आता है और क्या कहते हैं बॉस के साथ लिंक बना के क्या कहते हैं कुछ काम नहीं करते, सारे दिन मेकअप वगैरह में टाइम पास करते हैं। तो अब लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका, टैलेंट एक्विजिशन। तो सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे मार्केटिंग वालों का नाम नहीं चेंज कर दिया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। समाज को लगता है पता नहीं ये बिजनेस ऐसे यहां से यहां ले आएगा ऊपर, उसको ये नहीं पता कि कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। बीडी का मतलब होता है कोल्ड कॉलिंग करना। ये है, बात आ रही है समझ में? हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट है तो बताइए, मैं ले लेता हूँ। जैनिश तुम्हारा डाउट नहीं है? ना दिव्या पूछ रही, अख्तर तो कह रहा है कि कब टाइम बीतेगा, कब खत्म होगा ये। हाँ, मोहम्मद रियाज का नहीं आया डाउट, बताओ। मैं तो हैरान हूँ, मतलब मैं तो बहुत पढ़ के आता हूँ कि मैं सोचा यार मोहम्मद रियाज कुछ पूछ लेगा तो क्या कहते हैं मेरे को नहीं आता होगा, या इसलिए मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के आता हूँ, पर ये पूछ ही नहीं रहा है। अरे ये मेरा बताओ। सेशन मिस हो गया, थोड़ा इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो इसलिए मैं मिस हो गया, इसलिए डाउट ही नहीं आया। अच्छा, अच्छा है कि आप किसी और का इंटरव्यू ले रहे थे, मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। अच्छा सर ये बताओ कि जो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, हाँ, तो मतलब कोई ये रेगुलेशंस गवर्नमेंट की भी है इस सब की प्राइसिंग करने की, अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन के बेसिस पे कर सकते हैं? आप देखिए, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ईसॉप में आप कोई भी वैल्यूएशन रखो। आपको बताता हूँ, अगर आप एचआर कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो ना, मान लो स्टार्टर सीएफओ में कोई आता है, तो ना हम्म, स्टार्टर सीएफओ में आप अप्रोच ऐसी रखो कि क्लाइंट को बोलो भाई तेरे और भी सॉल्यूशन ना दूसरी सीए फर्म्स या दूसरी कंसल्टेंसी फर्म्स में मत जा, सारे सॉल्यूशन हम देते हैं। उसका एचआर पैकेज भी आप बनाना स्टार्ट कर दो। ओके। कैसे? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको कह दो जी आप पैकेज कितना बोलोगे। देखो मैं आपको पैकेज बनाने के तरीके बताऊं यहाँ जी। पर। जैसे मान लो आप 58 लाख रुपीस का पैकेज बनाते हैं किसी का। जैसे हमारे कॉलेज में एक लड़के को 58 लाख का पैकेज लगा। अब प्रोफेसर लोग कह रहे यार इसका 1/3 तो हमारा नहीं है, और ये बीबीए करी है इसने, 58 का कैसे लग गया? तो अगर हम खोल के देखें उसका पैकेज तो इस तरीके का है। उसमें 35 लाख रुपए के तो है ईसॉप। ठीक है, दूसरा, अच्छा, लड़के के घर वालों ने भी पूछा, उसके घर में दिवाली मनने लग गई। कैसे? 58 लाख का पैकेज है, रफली अगर बनियों वाला हिसाब लगाएं, डिवाइड बाय 12 करें तो 5 पेटी हर महीने आ रही है। हम्म, 5 पेटी हर महीने आ रही है। उससे पूछा बेटा तेरा इन हैंड कितना है? बोला मेरा इन हैंड है 50,000 रुपए। अब इन हैंड उसका 50,000 कैसे हो गया? अब उसको लग रहा है कि भाई टैक्स लग गया होगा। घर वालों को लगा 90% टैक्स लगा दिया मोदी ने, 90% कर दिया होगा जो 50 से ऊपर कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, उसके साथ हुआ ये था कि उसको बोला गया बेटा देख, ईसॉप तेरे को दिए जा रहे हैं 35 लाख। ठीक है, और ईसॉप का टाइम पता है कितना रख दिया? 8 साल। हर साल तेरे को कितने के ईसॉप मिलेंगे? 35 लाख के। और अगर तू 8 साल कंपनी में रुक गया तो तेरे को 2 करोड़ 80 लाख रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के। अरे 2 करोड़ 80 लाख के तो तब मिलेंगे ना जब कंपनी खुद 2 करोड़ 80 लाख की बन जाएगी। हम्म। उसको ये बोला गया। दूसरा, उसको बोला गया देख तेरे को ना लोन दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तेरे को कितने का लोन दिया जाएगा? कंपनी की तरफ से लोन दिया जाएगा। वो लोन तू ले सकता है 50 लाख रुपए का। और हमारी कंपनी जब भी किसी को लोन देती है, वो फाइनेंस की कंपनी थी, तो वो बोली हम जब भी किसी को अनसिक्योर्ड लोन देते हैं तो हम 40% ब्याज चार्ज करते हैं। कितना परसेंट चार्ज करते हैं? 40%। 40%। पर हम तेरे को ये लोन कितने का देंगे? 10% पे देंगे। बताओ कितना सस्ता दे रहे हैं? अरे बताओ। हाँ, 30%। जब मान लो कंपनी ऐसा बोली, कंपनी उसको बोली कि हम तेरे को 1 करोड़ का लोन देंगे,
हम जब भी किसी को लोन देते हैं तो हम 35% ब्याज चार्ज करते हैं। कितना परसेंट चार्ज करते हैं? 35%। पर जब हम तेरे को लोन देंगे तो हम तेरे से 15% चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? 15%। तो बताओ कितना कम ब्याज चार्ज कर रही है कंपनी? 20%। 20%। तो 20% आप 1 करोड़ पे लगा के देखो। 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। तो कंपनी बोली देख हम तेरे को 20 लाख का बेनिफिट नहीं दे रहे। 35 लाख के हो गए ईसॉप और 20 लाख का क्या हो गया? इंटरेस्ट का कंसेशन, है ना। लोन एट कंसेशनल रेट। कितने का पैकेज हो गया? 55। और 5 लाख तेरी सैलरी, बेसिक डीए वगैरह मिला के, तो तेरा पैकेज कितने का हो गया? 60 लाख। अब आप एक बात बताओ, क्या उसको ईसॉप का बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट हाँ 8 साल बाद तो मिलेगा ही ना। अरे जब वो कंपनी चलेगी तो मिलेगा ना। नहीं चलेगी। हाँ नहीं कंपनी तो चलेगी। उसी से चलवाएंगे ना वो। जी। ठीक है। आप एक बात बताओ, क्या उसको ब्याज का बेनिफिट मिलेगा? लोन लेगा तब कंपनी। अच्छा, कंपनी से 1 करोड़ का लोन ले सकता है। कंपनी से 1 करोड़ का लोन लेगा तो 15 लाख ब्याज देना पड़ेगा। जी। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको कह रहा है हम तेरे को 9.5% पे दे देंगे। हाँ बात सही है। तो वो भी छोड़ देगा वो। अब आप एक बात बताओ, उसका पैकेज कितने का है? 6 लाख का। पाँच 60 लाख का। लाख 60 लाख का। उसको फिफ्थ फिफ्थ बताओ, कंपनी तो फायदा दे रही है ना। कंपनी बोली हम तेरे को 35 लाख रुपए का मालिक बना रहे हैं और 20 लाख रुपए का तेरे को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट का कंसेशन। इस तरीके से लोगों के पैकेज बनाए जाते हैं। ठीक है। तो देखो, हमें जब अपना पैकेज लेना है हमें भी ये कंपोनेंट एनालाइज करनी है। प्लस हमें ये सबसे ज्यादा काम कब आएगा? जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई स्टार्टअप आता है और हमें उसको क्या करना है? उसको टैलेंट एक्विजिशन में मदद करनी है, एम्प्लॉइज हायर करने में मदद करनी है। तो जो साइंस फील्ड के ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आता। उनको तो बस यही लग रहा होता है मेरा 60 लाख का क्या है? सीटीसी है। और उसके घर वाले खुशियां मना लेते हैं कि भाई 5 पेटी घर पे आ रही है। आईआईटी वाले लोगों का यही होता है क्या, 2 करोड़ का पैकेज लगा। हाँ, जिनका 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का पैकेज है उसमें आपको 80% कॉम्पोनेंट यही मिलेंगे। जैसे कंपनी क्या करती है, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेगी 4 रसगुल्ले वाली ऑडी, और बोली हम तेरे को ये यूज करने के लिए देंगे। हम तेरे को क्या करेंगे? इसको उसको डेंट पेंट कराकर उसको कहते हैं हम तेरे को ये यूज करने के लिए देंगे। इस गाड़ी का हम तेरे से कुछ चार्ज नहीं करेंगे, पर इस गाड़ी की वैल्यू कितनी है? पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? 20 लाख पर अच्छा। वैल्यू। ये तुम्हारे सीटीसी। तो आप जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो कम। देखो इसको हम बोलते हैं, देखो मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज भी आपको सीखनी है कि किसी का पे पैकेज कैसे बनाना है। ओके। पे पैकेज होना चाहिए, उसको मोटिवेटिंग लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, पर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर। है ना। और ज्यादातर कंपोनेंट क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज के बारे में ज्यादा क्रिएटिवली सोच सकते हो तो यू कैन टेक द वर्क ऑफ डिजाइनिंग द एचआर पॉलिसीज ऑफ द बिग बिग कंपनीज। तो इसमें बहुत पैसा है। ओके। तो shall I end the session here? यस सर यू कैन। ओके। एक बारी दिव्या से मैं बात कर लेता हूँ। दिव्या, मैं सेशन ना एंड कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं आप टेस्ट टेस्ट ले क्लियर कर लेना देती हूँ। प्लीज। ये सभी टेस्ट करेंगे। अभी मैं रुका हुआ हूँ, मैं लीव नहीं कर रहा सेशन। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट अटेंड करेंगे और फिर जब ये सारे अटेंड कर लें तभी मैं लीव करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। सर मेरा एक डाउट है। कौन? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, कौन? हाँ सर, सुंदर। हाँ सर, जी, सुंदर जी बताइए। सर जैसे कि हमने बात करा था कि न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो हमें 200 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हमें ऑथराइज कैपिटल कैसे रखना है, कितना रखना है?
तो उसमें आपने बोला कि 10%, जैसे अगर 200 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए उसका शेयर का प्राइस रख ले और 190 जो है सिक्योरिटीज पे रख ले। तो ये हम कर सकते हैं क्या, या फिर इसके लिए कुछ ऐसा अप्रूवल लेना पड़ता नहीं, है? आपको बता देता हूँ इसके ऊपर कोई भी देखो, जब भी आप शेयर इशू करते हो ना, जो हाँ हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा कानून है ना, एक तो कंपनीज एक्ट है। हाँ। कंपनीज एक्ट में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ वैल्यूएशन से रिलेटेड। हम्म दूसरा, हमारे देश में जो कानून है सबसे ज्यादा जो आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा, जो फॉलो भी करना है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस है। और रेगुलेशन का नाम है आईसीडीआर, हम्म। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आप वहां जाके पढ़ो, वहां पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर। और इसके अगर ये करे तो इन्वेस्टर का या फिर कंपनी का कुछ लॉस या फिर प्रॉफिट ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसमें कंपनी का फायदा है ना, आपके पास कम ऑथराइज कैपिटल होके भी आप ज्यादा फंडिंग करवा रहे हो। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उन्हें। इन्वेस्टर का क्या नुकसान होना है? इन्वेस्टर का देखो, इन्वेस्टर का फायदा नफा तभी है कि अगर जो मैनेजमेंट है ना, जो पैसा फंडिंग रेज कर रही है, उनके इंटरेस्ट बेकार ना हो। हम्म, जैसे मान लो आप एक कंपनी बना रहे हो, आप किसी क्लाइंट के लिए कंपनी बना रहे हो, वो हम्म, क्लाइंट की इंटेंशन ही बेकार है। वो क्लाइंट कहता है जी मेरा तो लगेगा 50 लाख, हम्म, और मेरे को मार्केट से उठवा दो कितने, 50 करोड़। तो उसने अपना 1% लगा रखा है, पर वो हम्म, कहता है जी मैं तो 25% की मालिकाना हक लूंगा, 25% शेयर लूंगा। तो आप एक बताओ, 50 करोड़ पब्लिक से आएंगे ना, हम्म, हम्म, उसका वो 25% मालिक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, और चलो चल तू बन भी जा, अपने एफर्ट की वजह से तू 25% बन भी जा, हम्म, पर भाई उसको बिजनेस को तो, धंधे को तो सही से चला, 50 करोड़ को तो ढंग से यूज कर, 50 के 100 करोड़ बना। पर वो ये सोचे जी मैं अपने परिवार वालों को नौकरी दे दूंगा, उसमें मैं रेमुनरेशन दिखा दूंगा, कल से मेरी भाभी जी, मेरी क्या कहते हैं, बहनें क्या कहते हैं, इसके अंदर डायरेक्टर बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास 25% शेयर है, मेरे दूसरे भाई के पास 25% स्टेक होगी इसके अंदर। तो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट कर देंगे, खर्चे दिखा देंगे, और कंपनी का जो पैसा आया वो निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, तब तब इन्वेस्टर का नुकसान होता है। ओके, इसलिए हमारा जो सेबी है ना, एक और चीज बता दूंगा हूँ आपको, हम्म, अब क्या हो गया, अब सेबी ने ना, सेबी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। सेबी कहता है कि अगर कोई भी प्रमोटर लोग हैं, बोलिए सर। वो 3 साल के, शुरुआत के 3 साल में अपने शेयर्स बेच के नहीं निकल सकते। मीटिंग है बताओ। उसको कोई नहीं बंद है, हम म्यूट है। HNSHSN HN कोड गलत डाला है आपने, गलत डाला। कोरियर वाला कह रहा है। शुरुआत के 3 साल में आप अपने शेयर्स बेच के नहीं निकल सकते। प्रमोटर्स के पास अब लॉक इन क्या कह पीरियड रहा है वो? होता है नंबर स्टार्टिंग के 3 साल में। बात करो उससे। आप बात कर लो, नंबर ले लो तो। ठीक है, और कोई डाउट बताइए? थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं, कोई भी एस्पेक्ट तो आप पूछ सकते हो। देखो आपको कुछ भी लगता है, देखो ये सेशन जो अभिषेक जी कराते हैं, वो आप लोगों की आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए कराते हैं। बिल्कुल सर, ये सर बहुत अच्छा कराते हैं ये तो। सर मेरा तो एक मैं आपको कहता हूँ इसमें यू हैव दी फुल राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, पर ऐसा है कि मान लो आपने आज कोई सवाल पूछा, मेरे को नहीं भी आता होगा, तो मैं वो पढ़ के आपको बता सकता हूँ। सर एक चीज और था, आईईपीएफ जो होता है ना, क्या जो चीज? आईईपीएफ, आईईपीएफ, यस, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यस। ये प्रोटेक्शन है। तो अगर किसी का फिजिकल शेयर था और वो चला हाँ, गया, उनका आईईपीएफ में चला गया, तो इसका जो निकालने का प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ मैंने देखा था कि फिजिकल शेयर हमें भेजने पड़ते हैं। मैं हम। आपको बता देता हूँ क्या होता है। आईईपीएफ के अंदर ये होता है कि अगर आपने 7 साल तक अपना शेयर क्लेम नहीं करा, हम्म ठीक है, अब तो देखो ऑनलाइन के जमाने में तो क्या होता है, आपको अपना शेयर क्लेम नहीं करना होता। अगर बिल्कुल। आपका डीमेट में पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डीमेट में नोटिफिकेशन आती रहेगी कि आपको डिविडेंड मिल गया। बिल्कुल। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम से आपके ना बैंक अकाउंट जो लिंक्ड होगा डीमेट से, उसमें आपके डिविडेंड आ जाएगा। पर अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स है, अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, मान लो आपको डिविडेंड के कूपन्स आए थे और आपने उसको एनकैश नहीं कराया 7 साल तक, तो लॉ कहता है कि आपके शेयर्स किस में चले जाएंगे, आईईपीएफ फंड में चले जाएंगे। हाँ जी। कंपनी डाल देती है। हम्म अब उसमें क्या होता है कि उसके लिए ना आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कंपनीज। उसमें ना प्रिस्क्राइब तरीका है कि आपके पास अगर वो फिजिकल स्क्रिप्ट है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसको? आईपीएफ को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी आपको हम्म कि भाई ये मेरे शेयर्स थे,
ये क्या हो गए हैं, ये IEPF फंड में चले गए हैं, ठीक है। अब मेरे को इसकी एंटाइटलमेंट नहीं है, आई वॉन्ट टू टेक दी एंटाइटलमेंट बैक। तो ये जो हमारे शेयर्स जो हमारे इसमें आते हैं डीमैट में जो आते हैं, तो हम जो फिजिकल शेयर भेजते हैं वो कंपनी को भेजते हैं, कंपनी को ही भेजना पड़ता है। रिक्वेस्ट आपको कंपनी को ही डालनी पड़ेगी, हाँ, जो हमारे पास फिजिकल शेयर और सर्टिफिकेट। कंपनी को भी नहीं, कंपनी के ना RTA होता है। सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कंपनी का RTA कौन है, उसको आप उसको रिक्वेस्ट डालिए, डाल लीजिए, उसको विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जवाब देना ही पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से 1 महीना होगा। हाँ, एक और चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये रिजॉल्व नहीं होता तो आप सेबी का ना एक प्लेटफॉर्म है स्कोर्स, अगर आपको ऐसे लगता है कि कंपनी का RTA सही से काम नहीं कर रहा, या कंपनी खुद से अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और कंपनी इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कि वो आपको परेशान करना चाहती है और आपके शेयर्स की एंटाइटलमेंट आपको दोबारा नहीं देना चाहती, तो आप ना सेबी का स्कोर्स करके होता है, SCORES स्कोर्स एक्चुअली मुझे यही जाना है। हाँ, करके प्लेटफॉर्म है, आप उस पर कंप्लेंट फाइल कर दो, विद इन 1 वीक आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके ओके, क्योंकि वो सबसे फास्ट है। हाँ, कंपनी का जो RTA है वो सही नहीं है और सही से वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है। हाँ, हमने शेयर आप क्या कर सर्टिफिकेट सकते हो उस केस में, आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, किसको, स्कोर्स को सेव हाँ स्पोर्ट को। अरे वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, वो आपने कंप्लेंट डाली, वो पब्लिकली सबको नजर आएगी सेबी के प्लेटफॉर्म पे। ओह अच्छा। हाँ जी, और आपको बता दूं, स्कोर्स इतनी अच्छी है, सेबी इतना अच्छा हो गया है कि जैसे हम क्या कहते हैं, हेल्पलाइन नंबर नहीं होता, हम्म, आप उनको कॉल कीजिए, उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगी। ओके हाँ। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का डाउट? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ना, दैट आई एम प्लानिंग, मैं डिस्कस कर लूंगा सर के साथ, वो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज जो होगी हमारी वो होगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर। दिव्या, सबने टेस्ट दे दिया? ओके ज्योति। Jyoti, so I am leaving the session, okay, and please update me the marks of these candidates, okay। आप मुझे बता देना इनका रिजल्ट क्या रहा। या सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।